तो दोस्तों इसके पहले हमने देखा पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 2 में 75 क्लॉज रूल नंबर तक यहाँ तक। और आज हम इसके आगे की वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं आज की इस वीडियो सीरीज पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पास बीमा से संबंधित जो भी क्लॉज यहाँ पास है, बीमा से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिए गए हैं उनको पढ़ते हैं। तो जो कि आपका 76 से 87 तक में है। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पास विवरण, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देख लेना है आपको। तो चलिए इसे हम शुरू करते हैं। विभिन्न पत्र डाक श्रेणी में से केवल बीमाशुदा पत्र ही विदेशी डाक में भेजे जा सकते हैं। ठीक है, बीमा पत्र सेवा कई देशों में उपलब्ध नहीं है। कुछ मामले में यह सेवा केवल स्थल मार्ग द्वारा उपलब्ध है। जिन देशों में यह सेवा उपलब्ध है, ठीक है, उनसे संबंधित ब्यौरे का उल्लेख प्रकरण आपका 13 में किया गया है। जो देश पत्र डाक द्वारा शुल्क योग्य सामान अपने देश में आने देते हैं, उन्हें यदि भेजे जाए तो उनके भीतर ऐसी वस्तुएं नहीं रखी जाती हैं जिन पर सीमा शुल्क लगता हो। जब शुल्क योग्य सामान बीमा पत्र द्वारा भेजा जाना हो तो उसके साथ सीमा शुल्क घोषणाएं भी भेजनी चाहिए। चलिए इसके आगे देखते हैं। 77 पे दिया है बीमा मूल और अंतर्देशीय पारगमन के लिए बीमा। ठीक है, यहाँ पास क्या लिखा गया है, इंश्योर्ड वैल्यू एंड इंश्योरेंस फॉर इनलैंड ट्रांजिट, वह अधिकतम रकम जिस पर पत्रों का बीमा किया जा सकता है गंतव्य स्थान पर और अपनाए गए मार्ग के अनुसार भिन्न भिन्न होती है कि पृष्ठ में उल्लिखित। तथापि किसी भी मामले में किसी बीमा पत्र का बीमा 10,000 रुपये से अधिक का नहीं किया जा सकता है। भारत द्वारा अपनाई गई पत्र सीमा है। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं कि सभी ये गंतव्य स्थान और अपनाए गए मार्ग के अनुसार भिन्न भिन्न होता है, जैसा कि परिशिष्ट में उल्लिखित है। तो आपको यहाँ पे चेक करना है वेबसाइट पे कि अभी कितना है, और आप ये भी कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी लोग को वर्तमान रेट पता चल सके, वर्तमान वैल्यू। इसके आगे दिया गया है, यदि गंतव्य देश में बीमा सेवा उपलब्ध न हो तो केवल अंतर्देशीय पारगमन के लिए बीमा पत्रों का बीमा कराने की अनुमति है। ऐसे पत्र बीमा पत्रों के रूप में तभी माने जाएंगे जब वे भारत के भीतर पारगमन में हों और भारत की सीमाओं से बाहर रजिस्ट्री पत्रों के रूप में माने जाएंगे। ऐसे मामले में यदि कोई हानि होती है तो डाकघर की जिम्मेदारी इस बात पर निर्भर करेगी कि वह हानि कहाँ पर हुई है। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। विभागीय दस्तावेजों में वस्तु के प्रेषण के संकेत निर्णायक प्रमाण माने जाएंगे कि वह वस्तु भारतीय सीमा क्षेत्र के बाहर चली गई है, बशर्ते कि उसके विपरीत कोई बात साबित न हो। अंतर वस्तुओं के मूल्य से अधिक मूल्य के लिए किसी वस्तु का बीमा न किया जाए तथा भी अगले अनुच्छेद में वर्णित मामलों को छोड़कर अंतर वस्तुओं की मूल्य से कम मूल्य के लिए डाक वस्तुओं का बीमा कराया जा सकता है। अब चलते हैं हम अगले क्लॉज पे, अनिवार्य बीमा और पूरे मूल्य के लिए बीमा। ठीक है, तो यहाँ पास चलिए आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें भी इस पे है। निम्नलिखित वस्तुओं से युक्त डाक वस्तुएं विदेश डाक के जरिए प्रेषण के लिए स्वीकार की जाएंगी जब प्रेषक उनका बीमा कराने के लिए तैयार हो। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है सिक्का, कॉइन, ठीक है, बुलियन और बैंक नोट, करेंसी नोट एंड धारक की अदा की जाने वाली किसी भी प्रकार की यात्री चेक, प्लेटिनम जेवरात, सोना एवं चांदी के। इसके अलावा उन बीमा पत्रों के मामले में जिनके भीतर बैंक नोट या फिर करेंसी नोट और सोने के सिक्के या फिर बुलियन हो, उन वस्तुओं का बीमा अंतर वस्तुओं के वास्तविक मूल्य के लिए कराए जाएं। ठीक है, यदि उपयुक्त वस्तुएं पत्र डाक के जरिए ऐसे देश को भेजनी हो जहां के लिए बीमा सेवा सुलभ न हो तो ऐसी वस्तुएं केवल अंतर्देशीय पारगमन के लिए बीमा कराकर रजिस्ट्री पत्रों के तौर पर भेजी जा सकती हैं। ऐसे मामले में यदि वस्तु के अंदर सोने के सिक्के, बुलियन, बैंक नोट या फिर करेंसी नोट हों तो अंतर्देशीय पारगमन के लिए इन वस्तुओं का बीमा वास्तविक मूल्य के लिए कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे है डाक शुल्क या फिर पोस्टेज से संबंधित कुछ पॉइंट है 79 पे। बीमाकृत पत्रों पर प्रेषण के तरीके के अनुसार सामान्य डाक शुल्क, रजिस्ट्री प्रभार और बीमा शुल्क लागू होगा। जैसे
की परिशिष्ट में उल्लेख किया गया है कि जहां वितरण सूचना मांगी गई हो वहां रजिस्ट्री वस्तुओं के लिए वितरण सूचना के लिए निर्धारित शुल्क उपयुक्त प्रभारों के अलावा अदा करना होगा, वहां पे पेड करना होगा। ठीक है, जो लोग वहां पास वितरण सूचना मांगेंगे उनको अलग से चार्ज देना होगा। इसी पॉइंट में आगे दिया गया है, जब रजिस्ट्री पत्रों का बीमा केवल अंतर्देशीय पारगमन के लिए कराया गया हो तो पहले पॉइंट में उल्लिखित प्रभार अदा करने होंगे, किंतु बीमा शुल्क अंतर्देशीय दरों से ही लिया जाएगा। ठीक है, सभी प्रभारों की पूरी तरह पूर्व अदायगी की जानी चाहिए। अदत्त शुल्क और अपर्याप्त दत्त शुल्क वस्तुओं का बीमा नहीं किया जाता है। तो यहाँ पास भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वाला कि सभी प्रभारों की पूर्व अदायगी जरूरी है। यदि उस पर अनपेड है या फिर इनसुफिशियंट है तो फिर उसे उसका वस्तुओं का बीमा नहीं कराया जाएगा। यहाँ पास दिया है 80 नंबर पे माप मतलब डायमेंशन। तो यहाँ पास बीमाकृत पत्रों पर पत्रों के माप की सीमाएं ही लागू होती हैं, जो कि पत्रों की सीमाएं हैं वही यहाँ पास बीमाकृत पत्रों के लिए भी लागू होता है। और इसके साथ ही यहाँ पास अधिकतम वजन बताया गया है। बीमाकृत पत्रों के लिए वजन की वही सीमाएं हैं जो कि पत्र के लिए लागू होती है, मतलब कि 2 किलोग्राम। बनावट यहाँ पे दिया गया है, तो चलिए यहाँ पास भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं। बीमाकृत पत्र सबसे पहले यहाँ पर लिखा है लिफाफा या फिर पैकिंग मजबूत होनी चाहिए और उस पर सील पूरी तरह चिपक जानी चाहिए। लिफाफा केवल एक कागज़ का होना चाहिए। ऐसे लिफाफे या फिर पैकिंग के प्रयोग करने की मनाही है जो पूरी तरह पारदर्शक हो या जिन पर एक पारदर्शक पट्टी हो या फिर लिफाफे के किनारे रंग बिरंग हों। ठीक है, लिफाफे के सभी मोड़ पक्की तरह चिपके रहें, इसलिए पर्याप्त संख्या में सील लगाई जाएं और सील इतनी दूर लगाई जाएं कि लिफाफे या फिर सील को बाहर से और प्रत्यक्ष क्षति पहुंचाए बिना अंतर्वस्तुओं का पता न लगाया जा सके। प्रत्येक सील एक ही तरह की लाख या फिर शीशा या फिर किसी अन्य स्पष्ट दिखने वाला एक ही विशेष डिजाइन या फिर प्रेषक के चिन्ह से लगाई जानी चाहिए। सील लगाने के लिए किसी सिक्के का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, और प्रेषक को कोई ऐसा चिन्ह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें केवल सीधी काटती हुई या फिर मुड़ी हुई रेखाएं हों, क्योंकि इससे आसानी से नकल की जा सकती है। इसी के तीसरे पॉइंट में दिया गया है सील डाक शुल्क की पूर्व अदायगी प्रदर्शित करने वाले डाक टिकट और डाक सेवा तथा अन्य विभागीय सेवा संबंधित लेबल इतनी दूर दूर लगाए जाने चाहिए कि ताकि वे लिफाफे या फिर पैकिंग पर हुई क्षति को छिपा ना सकें। लिफाफे या पैकिंग के दोनों ओर डाक टिकट और लेबल को मोड़ना नहीं चाहिए जिससे कि वे किनारे को ढक ले। डाक सेवा या फिर अन्य विभागीय सेवाओं में से किसी एक से संबंधित लेबलों के अलावा बीमा पत्रों पर अन्य लेबल चिपकाना मना है। जो बीमा पत्र बाहर से बीमा बॉक्स जैसे दिखाई दें उन्हें निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तें पूरी होनी चाहिए। उन शर्तों को हम आगे देखेंगे, जैसे कि यहाँ पास बताया गया है। वे लकड़ी या धातु या फिर प्लास्टिक के काफ़ी मजबूत हों। लकड़ी के बॉक्सों के वाल्स जो दीवारें होती हैं कम से कम 8 मिलीमीटर मोटी होनी चाहिए। बॉक्स के ऊपरी और निचले तल पर सफ़ेद कागज़ लगाया जाए ताकि उन पर प्राप्तकर्ता का पता, बीमा मूल्य की घोषणा और विभागीय मोहर की छाप लगाई जा सके। उनके चारों किनारे पर ऊपर उपखंड का में बताया गया है कि वर्णी ढंग से सील लगा दिया जाना चाहिए। टूटे नहीं, इसका पक्का इंतजाम करने के लिए बॉक्स को गांठ रहित मजबूत डोरी से चारों तरफ आर पार कस दिया जाना चाहिए और प्रेषक के किसी निजी चिन्ह से युक्त लाख से डोरी के दोनों सिरों को बांध दिया जाना चाहिए और सील कर देना चाहिए। अब यहाँ पास बताया गया है कि पता लिखने का तरीका और बीमा मूल्य का उल्लेख। डाक वस्तुओं पर पता लिखने से संबंधित समान शर्तें के अलावा बीमाकृत वस्तुओं पर निम्नलिखित शर्तें लागू होती हैं। वस्तुओं का पता इनिशियल्स में ना लिखा जाए। पते में कोई अक्षर ना तो मिटाया जाए और ना ही संशोधित किया जाए। ठीक है, उसमें कोई भी करेक्शन नहीं होना चाहिए। पते पेंसिल से ना लिखे जाएं और उसमें जो भी पता लिखना है पेंसिल से लिखेंगे तो फिर मिट जाता है, इसलिए पेंसिल से नहीं लिखना चाहिए।
पता वस्तु के ऊपर ही लिखा जाना चाहिए। प्रेषक को चाहिए कि वह आवरण के पत्ती की ओर सबसे ऊपर स्याही से बीमा मूल्य अंकों और शब्दों में लिख दे। नीचे बताए गए ढंग से बीमा मूल्य लिखने में रोमन अक्षरों और अरबी अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो ये भी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि रोमन और अरबी अक्षरों से लिखना चाहिए। केवल 200 रुपये का बीमा किया गया है। 200 रुपये, इसमें ना तो कोई चीज़ मिटाई जाए और ना ही बदली जाए, चाहे उसे प्रमाणित ही क्यों ना कर दिया गया हो। पेंसिल से या अमिट पेंसिल से कोई संकेत ना लिखा जाए। यदि कोई बीमा वस्तु खंड 80 में निर्धारित माप की सीमाओं के भीतर ही क्यों न हो, यदि उस पर ऐसी लिखावट हो और सील लगी हो या फिर इस तरह तैयार की गई हो कि उप विभागीय लेबल और विभागीय संकेत देने के लिए डाकघर के लिए कोई जगह न बचती हो, तो उस वस्तु प्रेषण के लिए स्वीकार नहीं की जाएगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैनर ऑफ पोस्टिंग, डाक में डालने का सही तरीका क्या है। बीमा डाक से भेजने के लिए कोई वस्तु उस डाकघर के काउंटर पर पेश की जानी चाहिए जो बीमा वस्तुओं को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हो। प्रेषक को उस वस्तु के लिए एक रसीद दी जाएगी जिसमें वस्तु की बीमा की रकम दिखाई जाएगी। अब यहाँ पास है डाकघर की जिम्मेदारी और क्षतिपूर्ति की अदायगी। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। किसी बीमा वस्तु की अंतर वस्तुओं की हानि या फिर अंतर वस्तुओं की क्षतिपूर्ति के लिए या बीमा वस्तु की हानि के लिए मुआवजा दिया जाता है। ठीक है, मुआवजे की रकम गुम हुई वस्तु के मूल्य के बराबर या बीमा वस्तु की अंतर वस्तुओं की हानि या फिर क्षति के कारण हुई वास्तविक हानि अथवा दस्तावेजों के मामले में उनका बदलाव मूल्य के बराबर होगी। शर्त यह है कि मुआवजे की अधिकतम रकम के बराबर हो। हानि की रकम का मूल्यांकन करने में होने वाला लाभ की हानि या फिर अप्रत्यक्ष हानि हिसाब में नहीं ली जाएगी। रकम की गणना उसी स्थान पर उसी मूल्य की वस्तुओं के वर्तमान मूल्य के अनुसार की जाएगी जब वे वस्तुएं प्रेषण के लिए स्वीकार की गई थी। वर्तमान के मूल्य न होने पर हर्जाने का परिकलन वस्तुओं के उस समान मूल्य के अनुसार परिकलित किया जाए जिसको उसी आधार पर आंका गया है। यदि कोई वस्तु उस मार्ग से भिन्न मार्ग से पुनः प्रेषण की गई हो या फिर मूल कार्यालय को लौटाई गई हो जिससे वह पहले भेजी गई थी और गंतव्य स्थान के लिए नए मार्गों से अधिकतम मूल बीमा मूल्य से कम हो, तो यदि वस्तु की हानि इसी दूसरे प्रेषण के दौरान हुई हो तो उसका मुआवजा कम बीमा मूल्य के हिसाब से दे दिया जाएगा। अंतर्देशीय पारगमन के लिए बीमाकृत वस्तु की हानि यदि भारत के बाहर हुई हो तो मुआवजा उसी सीमा तक दिया जाएगा जो सीमा किसी रजिस्ट्री वस्तु पर लागू होता है। किसी बीमा वस्तु की हानि या फिर पूर्ण क्षति या फिर उसकी अंतर वस्तुओं की पूरी हानि के मामले में डाक प्रभार की वापसी की जाती है, किंतु बीमा शुल्क वापसी किन्हीं भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा सिवाय उस स्थिति के जहां कोई क्षतिग्रस्त या फिर लूट कर खाली की गई बीमा वस्तु का वितरण प्राप्तकर्ता को कर दिया गया हो। अन्य स्थिति में प्रेषक की क्षतिपूर्ति की अदायगी की जाती है। यदि वस्तु का वितरण प्राप्तकर्ता को कर दिया गया हो तो मुआवजे का हकदार प्राप्तकर्ता होता है। प्रेषक या फिर प्राप्तकर्ता यथास्थिति अपना दावा क्रमशः प्राप्तकर्ता या फिर प्रेषक के नाम आंतरित कर सकता है। यदि उस देश का कानून इसकी अनुमति देता हो तो वे क्षतिपूर्ति पाने के प्राधिकार तीसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं। क्षतिपूर्ति की अदायगी यदि प्रेषक को की जानी हो तो उसकी अदायगी मूल डाक प्रशासन करता है, और यदि क्षतिपूर्ति की अदायगी प्राप्तकर्ता को की जानी हो तो उसकी अदायगी गंतव्य स्थान का डाक प्रशासन करता है। यदि मुआवजे के भुगतान के बाद ऐसा बीमा वस्तु मिल जाए कि पहले खोई हुई मान लिया गया था और वस्तु को अंतर वस्तुओं का मूल अदा किया गया मुआवजे की रकम से कम हो तो प्रेषक की जिम्मेदारी है कि वह अदा किया गया मुआवजा लौटा दे और वस्तु की डिलीवरी ले। यदि धोखाधड़ी से प्रेषक ने अधिक रकम का बीमा करा दिया हो तो उचित कानून के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जा सकती है। खोई हुई वस्तु या फिर उनकी अंतर वस्तु मिल जाने की स्थिति में
जिन व्यक्तियों ने प्रेषक या फिर प्राप्तकर्ता मुआवजा लिया हो उनके विकल्प पर होगा कि वे मिला हुआ मुआवजा लौटाकर वस्तु की डिलीवरी लें। यदि संबंधित व्यक्ति अपना विकल्प नहीं देता तो दूसरे संबंधित व्यक्ति को प्राप्तकर्ता या फिर प्रेषक इसी तरह का विकल्प देने के लिए कहा जाएगा। यदि वह अपना विकल्प नहीं देता है तो वस्तु डाकघर की संपत्ति हो जाएगी। अगला नंबर है आपका शर्त तोड़ने के लिए दंड है यहाँ पे, ठीक है। अगर कोई भी यदि बीमा वस्तु से संबंधित कोई भी व्यक्ति शर्त तोड़ता है तो फिर उसके लिए क्या दंड का प्रावधान किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, जो बीमा वस्तुएं ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुरूप हों या फिर जिनमें कोई ऐसी वस्तु हो जिसका सामान्य डाक द्वारा प्रेषण या फिर वस्तु की विशिष्ट श्रेणी में प्रेषण निषिद्ध हो तो वह भेजने के लिए डाकघर में स्वीकार नहीं की जाएगी। वस्तु स्वीकार कर लेने के बाद यदि कोई अन्य अनियमितताएं जानकारी में आती हैं तो वस्तु लौटाई जा सकती है या उस देश के विधान के अनुसार जहां अनियमितताएं पकड़ी गई हों अन्य प्रकार कार्रवाई की जा सकती है। वस्तु पर कौन सी खास कार्रवाई की जाएगी यह अनियमितता के प्रकार और संबंधित विधान पर निर्भर करेगा, जो कि प्रकरण आपका अगले 10 में दिया गया है, आगे हम देखेंगे। तो इसके अगले पॉइंट में दिया गया है, यदि किसी विदेश से प्राप्त अभिमिकृत पत्र डाक वस्तु प्राप्त होने पर उसके बारे में यह घोषित किया गया हो कि उसके भीतर मूल्यवान कोई ऐसी वस्तु रखी है या फिर प्रकट रूप से ऐसा मालूम हो जिसके लिए बीमा कराना अनिवार्य है, तो वह वस्तु एक बीमा वस्तु के रूप में गंतव्य स्थान को भेज दी जाएगी और प्राप्तकर्ता को इस शर्त पर दे दी जाएगी कि वह अंतर वस्तुओं के घोषित मूल्य पर या सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा अंकित मूल्य पर उसमें जो भी अधिक हो अंतर्देशीय दरों से निर्धारित बीमा शुल्क की अदायगी कर दे, ठीक है। परंतु यदि अंतर वस्तुओं का मूल्य अंतर्देशीय वस्तुओं के लिए निर्धारित बीमा शुल्क की अधिकतम सीमा से अधिक हो तो उस वस्तु का बीमा केवल ऐसी अधिकतम रकम तक किया जाएगा। अंतर्देशीय दरों से रजिस्ट्री और शुल्क डाक शुल्क के अलावा बीमा शुल्क भी लिया जाएगा। यदि प्राप्तकर्ता इनकार कर दे तो वह वस्तु मूल्य देश को लौटा दी जाएगी जहां से वह आई थी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 89 पे यहाँ पास दिया गया है सामान जनरल, जो कि जानकारी है आपकी जवाबी कूपन या फिर रिप्लाई कूपन से संबंधित। तो सबसे पहला यहाँ पास दिया गया है इसकी जो सामान्य जानकारियाँ हैं, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। जवाबी कूपन इस प्रयोजन के लिए है कि प्रेषक जवाब के लिए पूर्व अदायगी कर सके, ठीक है। जवाबी कूपन दो तरह के होते हैं जिनका वर्णन नीचे किया जा रहा है, आगे आप नीचे देखेंगे। बिक्री के तौर पर ये कूपन डाकघर में उपलब्ध रहते हैं जहां उनकी नियमित मांग होती है। दूसरे डाकघर की अर्जी देकर कूपन प्राप्त कर सकते हैं। जवाबी कूपन जारी करने से पहले जारी करने वाला डाकघर उन पर तारीख मुहर लगाएगा। जवाबी कूपन खरीदने वाले को यह सलाह दी जाती है कि वे अवश्य देख ले कि जवाबी कूपन पर यह कार्यवाही कर दी गई है या फिर नहीं की गई है, ठीक है। किसी व्यक्ति को एक बार में 10 अंतर्देशीय जवाबी कूपन या फिर 30 राष्ट्रमंडल जवाबी कूपन से अधिक कूपन नहीं बेचे जाएंगे। इसकी जो कंडीशन है तो 10 अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपन, इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन और 30 जो है आपके राष्ट्रमंडल जवाबी कूपन से अधिक नहीं बेचा जाएगा। अगला यहाँ पास है अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपन, इंटरनेशनल रिप्लाई कूपन से संबंधित कुछ जानकारी यहाँ पास दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपन का विनिमय ऐसे किसी भी देश में किया जा सकता है जो यूपीओ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य हो और स्थल डाक से विदेशी भेजे जाने वाले न्यूनतम वजन और गैर रजिस्ट्री पत्र पर जितना डाक शुल्क लगेगा उसके बराबर मूल्य की डाक टिकट के साथ उक्त अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपन का विनिमय किया जा सकता है। कुछ मामले में डाक लेखन सामग्री का भी विनिमय हो सकता है। जिस देश में कूपन का विनिमय होता हो वह देश जवाब के तौर पर भेजा जाने वाला पत्र भी साथ में प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। पर्याप्त संख्या में जवाबी कूपन प्रस्तुत करने पर उनका विनिमय हवाई मार्ग से भेजने के लिए 20 ग्राम भार के किसी पत्र की पूर्व अदायगी के लिए अपेक्षित डाक टिकट के लिए भी किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय जवाबी कूपन का भारत में विक्रय मूल्य और विनिमय मूल्य परिशिष्ट में दिखाया गया है, जो कि आप देख सकते हैं। अब इसके आगे हम चलते हैं 91 नंबर पे। 91 नंबर जो है तो ये डिलीट कर दिया गया है, तो हम यहाँ पे अब देखेंगे 92 से 93 तक। तो यहाँ पास है डाक प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। भारत में डाक में डाली गई विशेष डाक वस्तुओं के लिए उन्हीं
शर्तों पर डाक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है, जिन शर्तों पर अंतर्देशीय वस्तुओं के लिए प्राप्त किया जाता है। इस सेवा के लिए जाने वाले शुल्क का उल्लिखित परिशिष्ट में कर दिया गया पहले ही, जो कि बताया गया है। और इसके आगे है विलंब शुल्क, लेट फीस के बारे में बताया गया है। चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। भारत में डाक में डाली गई विदेश डाक वस्तुओं पर उन्हीं शर्तों के अधीन विलंब शुल्क लिया जाता है जिन शर्तों पर अंतर्देशीय डाक वस्तुओं में लिया जाता है, किंतु वसूल किया जाने वाला शुल्क भिन्न है और उसका उल्लेख भी परिशिष्ट में कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे सेक्शन 4 खत्म होता है और अब हम सेक्शन 5 अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।